नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शमशान का दर्द कहानी का भाग 4, जिसकी लेखिका हैं दीप्ति विश्वास। अगर आपने इसके पहले के भाग नहीं पढ़े हैं तो आप चैनल पर जाकर उनको पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं जानता हूँ इसे, मैं पहचानता हूँ। ये तो जीवन की पत्नी मंजरी है। मेरे सामने ही तो ब्याह कर आई थी इस गांव में। आज भी याद है वो दिन, हम सब उज्जीवन के बारात में गए थे तो उसकी होने वाली पत्नी मंडप छोड़ बाजे के पास आकर नाचने लगी थी। उम्र ही कितनी थी, 12 या 13 वर्ष की ही तो थी। मुझे याद आने लगा वो समय, लगभग 10 साल पहले की ही बात है। उस वक्त मेरी पत्नी गर्भवती थी। मेरी बेटी का जन्म होने वाला था, इसलिए मेरी पत्नी मायके गई हुई थी। मैं अपने एक बेटे के साथ घर पर ही था और बाकी के दोनों बेटे अपनी माँ के साथ थे। ऐसी ही डरावनी रात थी वो। मैं अपने बेटे को साथ लिए सो रहा था, तभी दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोल दिया। बाहर मंजरी थी, उज्जीवन की पत्नी मंजरी। वो अपने गोद में अपनी दूध मुही बच्ची को लेकर आई थी। बदहवास सी वो लगातार रो रही थी और मुझसे कह रही थी, नंदू भैया, बस आज की रात मुझे आपके घर में ठहरने दीजिए। मैं भोर होते ही यहाँ से चली जाऊँगी। मुझे बस आज यहाँ ठहरने दें, नहीं तो वो लोग मुझे मार डालेंगे। वो बच्ची को अपने सीने से चिपकाए हाथ जोड़े मुझसे विनती कर रही थी। पर मैं निष्ठुर समाज के झूठे नियमों से गिरफ्त में बंधा। उसकी मदद करने के बजाय मैंने उसे बाहर से अपने घर जाने के लिए कह दिया और कारण ये बताया कि देखो मंजरी, मैं जानता हूँ उज्जीवन तुम पर हाथ उठाता है, पर वो तुम्हारा पति है। अभी तुम मात्र 16 साल की हो। उज्जीवन सुधर जाएगा, शराब भी नहीं पिएगा। तुम उसे समझाओ। अब तो तुम्हारी एक बेटी भी है, उसे संभालो। आज अगर तुम मेरे घर ठहरोगी तो ये गलत होगा, क्योंकि मैं रिश्ते में तुम्हारा मुंह बोला जेठ लगता हूँ। तुम्हारी जेठानी भी यहाँ नहीं है, वो होती तो शायद मैं तुम्हारी मदद कर पाता। किसी को अगर जानकारी हो गई कि तुम रात भर यहीं ठहरी हुई थी तो लोग मुझे गलत समझेंगे और पंचायत तो शायद मुझे सजा भी दे दे। इसलिए मैं तुम्हें यहाँ नहीं रख सकता। बेहतर होगा तुम अपने घर लौट जाओ। मैंने दरवाजे पर खड़े खड़े ही उसे बहुत से सामाजिक तर्क दे दिए और अपने हाथ खड़े कर दिए। काफ़ी देर तक वो सर झुकाए सुबकती रही। फिर उसने कहना शुरू किया, भैया, उस वक्त जब मेरी शादी के वक्त मेरे बाजे के पास जाकर नाचने के कारण मेरी शादी टूटने ही वाली थी, तब आपने ही गांव वालों को समझाया था कि मेरी उम्र कम है, इसलिए बचपने में मैंने ऐसा कर दिया। आपके समझाने के बाद ही मेरी शादी हो पाई। भैया यकीन कीजिए, मैंने तभी से आपको अपना बड़ा भाई मान लिया था। मैंने कभी आपको जेठ नहीं माना, इसलिए बेखौफ आपके पास चली आई। पर मुझे नहीं पता था कि आप भी इसी समाज के हैं। आपको अपनी इज्जत आपकी बहन की जान से ज़्यादा प्यारी है। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी ना आती। मैं जा रही हूँ भैया, पर एक बात याद रखिएगा, मेरी मौत के बाद आप कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाएंगे। बात सिर्फ शराब और मारपीट की होती तो मैं सह लेती, पर बात यहाँ लालच की है। मेरे पिता ने 7 गांव से कर्ज लेकर मेरी शादी करवाई थी, पर अब भी उज्जीवन के परिवार की मांग खत्म नहीं हुई। आए दिन वे लोग मेरे पिता से नई नई चीज़ों की फरमाइशें करते हैं, पर आज पहली बार मैंने अपना मुंह खोलकर उनको इनकार कराई। उज्जीवन जी के हाथों गई तो आज मेरी मौत पक्की है, पर अब कोई रास्ता भी तो नहीं बचा। आपने भी तो दरवाज़ा नहीं खोला। ये कहकर वो रोती बच्ची को चुप करवाते हुए अपने घर की ओर चली गई और मैंने राहत की सांस ली। मुझे लगा दुखी है, शायद मंजरी इसलिए ऐसा कह रही है। पति पत्नी में लड़ाई झगड़े तो होते रहते हैं। मुझे लगा मैंने जो किया वो सही था, पर अपनी गलती पर पछतावा मुझे अगली सुबह ही हो गई, जब मेरे जागने से पहले ही गांव में अफरा तफरी मच गई। अभी सुबह पूरी तरह से हुई नहीं थी, पर जैसे ही मैं घर से बाहर निकला, उफ, रोंगटे खड़े करने वाला दृश्य था ये। मंजरी का जिस्म धूं धूं कर जल रहा था और वो उसी जल रहे जिस्म के साथ पूरे गांव में दौड़ रही थी। वो चिल्ला रही थी, जलन के दर्द से तड़प रही थी। कुछ गांव के लोग उसके पीछे दौड़ रहे थे, जिनमें उज्जीवन भी था और मंजरी के ससुर भी। गांव की औरतें और बच्चे घर के अंदर बंद थे, क्योंकि ऐसा विभत्स नज़ारा वो देख नहीं सकते। एक जिंदा औरत जल रही थी और गांव के अधिकतर लोग तमाशा देख रहे थे। पता नहीं मेरे अंदर इतनी हिम्मत कैसे आई। मैं दौड़कर मंजरी के पास गया और उसे धकेलकर पास के ही बने एक पोखर में गिरा दिया। ठंडे पानी ने अपना असर दिखाया और मंजरी के जिस्म की आग बुझ गई, पर जब उसे पानी से निकाला गया तो वो मर चुकी थी। उसका शरीर 99% तक जल चुका था। एक आवाज़ निकली, काश
काश मैं कल रात उसकी मदद कर देता। लाश को सफ़ेद कपड़े से ढककर पंचायत के सामने रखा गया। मैं सुन्न पड़ चुका था। मन के अंदर का पश्चाताप मुझे एक भी सांस चैन से लेने नहीं दे रहा था। ऊपर से मंजरी की सास के गोद में भूख और अकेलेपन के दर्द से तड़पती मंजरी की नवजात बच्ची के रोने की आवाज़ से मेरा कलेजा फट रहा था। पंचायत को कहानी सुनाई गई। सुबह रसोई घर में खाना बनाने के दौरान स्टोव के अंदर का केरोसिन तेल रिसकर मंजरी के कपड़ों में गिर रहा था और फिर उन्हीं तेल से भीगी साड़ी में किसी प्रकार आग लग गई और उसी आग में जलकर मंजरी की मौत हो गई। इस कहानी को पंचायत ने सच मान लिया और मैं डरपोक और स्वार्थी इंसान ये बता तक नहीं पाया कि मंजरी की मौत उसकी लापरवाही से हुई, किसी दुर्घटना से नहीं हुई। मंजरी की मौत को सोच समझकर दुर्घटना बनाया गया। असल में तो मंजरी को समाज की इस कुप्रथा दहेज ने मार डाला। शायद मंजरी को मैंने भी मार डाला। जले हुए जिस्म को दोबारा इसी शमशान में लाकर जला दिया गया। मैं कई दिनों तक पश्चाताप के आग में जलता रहा। फिर मेरी पत्नी मायके से वापस आ गई, मेरी सबसे छोटी औलाद मेरी बेटी को लेकर, और मैं अपनी बेटी की मासूमियत में खो गया। मंजरी की बेटी भी इसी गांव में रहकर बड़ी होने लगी। मेरी बेटी और मंजरी के बेटी में 1 महीने का ही अंतर है। दोनों ही बड़ी अच्छी सहेलियां हैं। वो अक्सर मेरे घर आती है। मैं जब भी मंजरी की बेटी मानवी को देखता हूँ तो मुझे उसमें मंजरी का ही भोला चेहरा नजर आता है। मैं खुद को मानवी का गुनहगार कहता हूँ, पर शायद अगर मुझे उस दिन सच में जरा सी भी भनक होती कि मंजरी की बातों में सच्चाई है तो मैं उस दिन उसे कहीं जाने नहीं देता। मैं मानवी से बहुत स्नेह रखता हूँ। अक्सर मैं उसे उसकी माँ की चुलबुलाहट की कहानी सुनाता और वो मुझसे और ज़्यादा सवाल पूछती। अपनी माँ से मिलने को वो आतुर हो जाती और कभी कभी भावुक भी हो जाती। आज शमशान के दर्द में एक किस्सा मंजरी का भी होगा। मैं नहीं जानता था मैं दोबारा मंजरी को एक आत्मा के रूप में देख पाऊंगा। मैं नहीं जानता था मंजरी की रूह एकटक नफरत भरी नज़रों से मुझे देख रही थी। आज भी उसकी आत्मा की झलक उसके मौत का किस्सा सुना रही थी। वैसा ही जला हुआ जिस्म, आंखें सफ़ेद पड़ चुकी थीं, बाल सारे जल चुके थे। मुझे देख देख वो घुर्रा रही थी और तालियां बजाते हुए वो किट्टू से कह रही थी, देख ले शमशान की नन्ही मेहमान, देख ले तुम्हारे नंदू काका ने मुझे पहचान लिया। मैं ना कहती थी तुझसे, इस इंसान ने जब जीते जी मेरी मदद नहीं की तो मेरी मौत के बाद मेरी क्या खाक मदद करेगा। ले जा इसे यहाँ से। इसे देखकर मुझे अपना गुस्सा बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ले जा इसे, नहीं तो शायद आज मैं इसे मार डालूंगी। इतना कहकर मंजरी की रूह जोर जोर से चिल्लाने लगी और किट्टू मंजरी के इस व्यवहार को देखकर डर गई। वो जल्दी से मेरे पास आ गई और मेरी उंगली पकड़कर वो मुझे वापस दुकान पर ले जाना चाहती थी, पर खड़े होने के बाद मैंने उसकी उंगली छोड़ दी और मंजरी के रूह के और करीब चला गया। मैं जानता हूँ अब मुझे क्या करना है। किट्टू लगातार मेरी उंगली पकड़े मुझे खींचती रही। वो चाहती थी मैं मंजरी के पास ना जाऊं क्योंकि मंजरी अभी क्रोध में थी, पर मैं फिर से वो गलती दोबारा नहीं करना चाहता। मैं डर तो रहा था क्योंकि मंजरी अब कोई इंसान नहीं थी। मंजरी अब कोई बेबस स्त्री नहीं थी। मंजरी अब एक शक्तिशाली रूह बन चुकी थी। शरीर खो देने के बाद प्रकृति ने उसे अपार शक्तियां वरदान में दी थी। काश ऐसी ही ताकत औरत को उसके जन्म के साथ ही मिलती तो शायद किसी पुरुष की हिम्मत नहीं होती किसी स्त्री को प्रताड़ित करने की। मैं सहमे कदमों से मंजरी के पास पहुंचा और उसके बिल्कुल पास पहुंचकर मैं सर झुकाए वहीं बैठ गया। मंजरी की रूह अब काफ़ी हद तक शांत थी। रूह बन चुकी थी वो, पर थी तो एक औरत ही, और हर औरत का हृदय कितना बड़ा होता है ये बताने की शायद मुझे ज़रूरत ही नहीं। मैंने अपने दोनों हाथ उसके आगे जोड़ दिए और उससे कहा कि मंजरी, तुम्हारे कहे अनुसार ही तुम्हारी मौत के बाद एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि मैं अंदर ही अंदर घुटा ना हो। मैं खुद को तुम्हारा गुनहगार मानता हूँ मंजरी। मेरी बेरुखी ने तुम्हारी जान ले ली। मैं जीते जी तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं पाया या जानबूझकर नहीं किया, पर शायद मैं तुम्हारी इस तड़पती रूह को जरूर मुक्त कर पाऊंगा। मुझे माफ़ कर दो मंजरी, और बस एक बार बताओ तुम क्या चाहती हो। तुम जो कहोगी मैं वही करूँगा। ये कहकर मैं खुद फूट फूट कर रो पड़ा। काफ़ी देर तक तो मंजरी ने मुझसे कुछ नहीं कहा। फिर उसने किट्टू को आवाज़ लगाकर कहा कि शमशान की नन्ही मेहमान, कह अपने नंदू काका से मेरे लिए गांव के मनोहर पान दुकान से एक मीठा पान ले आए। उसके बाद ही मैं उनसे कोई बात करूंगी। कितने साल हो गए मैंने पान नहीं खाए। यकीन कीजिए उस नाजुक और डरावने पल में भी मैं खिलखिलाकर हंस पड़ा। ये मंजरी तो मौत के बाद भी नहीं बदली। आज भी उसकी बातों से बचपना नहीं गया। मेरी हंसी की आवाज़ सुनकर मंजरी और किट्टू भी हंसने लगी। मैंने मंजरी से वादा किया कि मैं मनोहर की दुकान खोलते ही उसके लिए मीठा पान लाऊंगा। उसके बाद मंजरी ने अपने आगे की कहानी बतानी शुरू की। नंदू भैया, उस रात जब मैं मेरे घर पहुंची तो वहां सब कुछ शांत था। मुझे लगा सब ठीक है। मुझे लगा मैं नहीं मरूंगी, पर यह मेरी गलती थी।
मैं कैसे समझ नहीं पाई कि घरवालों के इस प्यार भरे व्यवहार के पीछे मेरी मौत का षड्यंत्र रचा जा चुका था। कैसा भोला मन था मेरा, उस जीवन के झूठे स्नेह को मैं समझ नहीं पाई। उसने ही मुझसे कहा कि आज रात मैं अपनी गुड़िया को दादी के पास सुलाऊं। वो मुझसे कुछ बात करना चाहता है। मैं खुशी खुशी मानवी को उसकी दादी के गोद में दे आई। मैं नहीं जानती थी, मुझे तो ये हमेशा के लिए अपनी गुड़िया से दूर करने के लिए ऐसा करवाया गया। पति से मिलने वाले स्नेह के लिए मैं पागल हो चुकी थी। मानवी को दूसरे कमरे में दे आने के बाद उज्जीवन मुझे अपने बाहों में कैद कर लिया। मैं भी उस झूठे प्यार, झूठे एहसासों के मोह में फंस गई और उज्जीवन ने बड़े चालाकी से प्यार का मुखौटा लगाए मुझसे अपने हवस मिटाया। पति के सीने में अपना चेहरा छुपाए मैं निश्चिंत सो गई। मानवी की चिंता इसलिए नहीं थी क्योंकि वो तो जन्म से ही गाय का दूध ही पीती थी। मेरे सीने से वो कभी अमृत निकला ही नहीं जिससे मैं अपनी बेटी की भूख को शांत करा पाऊँ। छोटी उम्र में माँ बनी ज़्यादातर लड़कियों के साथ ये समस्या होती है। दूध इतना बनता ही नहीं कि बच्चा पी पाए। खैर, जिंदगी की वो आखिरी रात बड़े सुकून से गुजरी। सुबह मेरी नींद खुली जब मेरे शरीर के ऊपर केरोसिन तेल छिड़का जा रहा था। मैं समझ भी नहीं पाई थी कि क्या हो रहा है और उज्जीवन ने उन्हीं 2 हाथों से, जिससे कि कल रात ही वो मेरे गालों को, मेरी जुल्फों को, मेरे वक्ष को, मेरे कमर और मेरे पूरे जिस्म को सहला रहा था, उन्हीं 2 हाथों से घसीट कर उसने मुझे रसोई में ला पटका और जलती हुई माचिस की तीली मेरे ऊपर फेंक उन्होंने रसोई के दरवाजे को बंद कर दिया। इससे पहले कि मेरा दिमाग अपना काम शुरू करता, मेरी सिल्क साड़ी केरोसिन से भीगी हुई धू धू कर जल उठी और उस आग ने मुझे पकड़ लिया। मौत दरवाजे पर खड़ी होकर मेरा इंतजार करने लगी। जब मेरे चीखने के आवाज़ से लोग मेरे घर की तरफ आने लगे, तब मेरी सास ने रसोई का दरवाज़ा खोल दिया और मैं फिर एक बार मदद की गुहार लेकर घर से बाहर आप सभी के सामने आ गई। पर रसोई में बंद होने के दौरान ही मैं ज़्यादा जल चुकी थी। शायद इसलिए पोखर का ठंडा पानी मुझे बचा नहीं पाया। मौत के आखिरी पलों में मैं बस अपनी मानवी को एक बार देखना चाहती थी क्योंकि मुझे डर था कि शायद उन लोगों ने उसे भी मार डाला, पर वो मुझे दिखी नहीं। पता नहीं आपको याद है या नहीं, पर पिछले ही हफ्ते आपकी बेटी के साथ मानवी यहाँ आई थी आपके लिए खाना लेकर। तब मुझे पता चला कि मेरी गुड़िया जिंदा है। मैं बस उससे एक बार मिलना चाहती हूँ नंदू भैया। बस मेरी मानवी को एक बार यहाँ ले आइए। मुझे उससे जुड़ना है। मैं उससे बातें करना चाहती हूँ। मैं बस आपसे एक वादा चाहती हूँ, मेरी गुड़िया की शादी सही जगह करवाना भैया, और सही उम्र में करवाना। कभी भी गांव की किसी औरत पर अत्याचार हो तो इस बार चुप मत रहना भैया। मैं तो मर गई, इसलिए मैं पुराने किस्से दोबारा खोलना नहीं चाहती। आप बस एक बार मानवी से मेरी मुलाकात करवा दीजिए। ये माँ थी, मरने के बाद भी बेटी के लिए तड़पती एक माँ। मैंने धीरे से मंजरी के माथे पर अपना हाथ रख उससे कहा कि मैं मानवी को ले आऊँगा आज ही दोपहर, साथ में पान भी। मेरी तरफ भरोसे और उम्मीद से ताकती मंजरी पल भर में मेरे आंखों से ओझल हो गई। अब आगे के भाग में हम एक माँ और उसकी बेटी के सुंदर मुलाकात को पढ़ेंगे। मंजरी को पान खिलाकर उसे मुक्ति देंगे, पर इस बीच जो होगा वो सबसे ज़्यादा डराएगा। शमशान में जिंदा लोगों की उपस्थिति, भूतों से बगैर डरे एक सुंदर मुलाकात को क्या शमशान में बैठे अन्य क्रूर प्रजाति की शैतानी आत्माएं झेल पाएंगी? क्या शमशान की गहराई में पहुंची मानवी के साथ कुछ बुरा हो जाएगा? जानेंगे हम अगले भाग में। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।